नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा मणिपुर राज्य में चल रही हिंसा और उसके पीछे के हिस्टोरिक कारणों के बारे में। तो मणिपुर में कई दशकों से इंसर्जेंसी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं बिटवीन द वेरियस ट्राइबल ग्रुप्स एंड द मेतेज एंड ऑल्सो देयर इज एन इंसर्जेंसी। मणिपुर को देश से अलग करके एक अलग राष्ट्र बनाने की भी एक अलग कोशिश है। इन सभी का इतिहास क्या है और ये क्यों हो रहा है, इसको हिस्टोरिकली और जोग्राफिकली हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे। नाउ एज ऑफ 2023 अगस्त, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मणिपुर राज्य में पिछले 3 महीने से लगातार हिंसा जारी है। राज्य सरकार की लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। वहां पर पुलिस का कंट्रोल नहीं चल रहा है, बड़ी संख्या में हिंसा है। राज्य सरकार खुद एक्सेप्ट कर चुकी है कि 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और जो न्यूज सोर्सेज हैं वो तो इस संख्या को 150 से 200 के बीच में बता रहे हैं। आज भी जब ये वीडियो रिकॉर्ड में करने जा रहा था तब भी लेटेस्ट न्यूज आई है, इवन टुडे देयर वाज वायलेंस, देयर आर सम पीपल हु हैव बीन किल्ड। तो इतने लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, डिस्प्लेस हो चुके हैं अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, लेकिन यह हिंसा कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है, इसका एक हिस्टोरिक कारण भी है। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ बिग गवर्नमेंट फेलियर, राज्य सरकार का भी क्योंकि वहां लॉ एंड ऑर्डर पुलिस राज्य सरकार के अधीन होता है, और केंद्र सरकार का भी क्योंकि वहां पर कई दशकों से आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं जो डायरेक्टली केंद्र सरकार के अधीन आती हैं। तो मणिपुर की इंसर्जेंसी, देश से मणिपुर को अलग करने का एक अलग प्रोग्राम चला था, और उसके अलावा जो अभी इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी हैं। तो इन सबके इतिहास को हम जानेंगे। सबसे पहले मणिपुर के नक्शे को आप देखिए, समझिए, इसकी ज्योग्राफी को जानिए। देखिए, कोई भी टॉपिक को समझने के लिए उसकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों जानना जरूरी है। तो मणिपुर राज्य वैसे आप देखेंगे तो ज्योग्राफिकली काफी बड़ा है, बट आबादी के अनुसार ये ज्यादा बड़ा राज्य नहीं है। 2011 के सेंसस में इसकी आबादी 28 लाख और 50,000 कुछ थी। अगर 2021 का वैसे डेटा ही अवेलेबल नहीं है क्योंकि सरकार ने सेंसस नहीं करवाया है, तो सेंसस का डेटा नहीं भी है तो भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं कि मान लो ग्रोथ हुई है तो भी 30 से 35 लाख के बीच में आबादी होगी। नाउ 30 to 35 lakhs इज अ पॉपुलेशन ऑफ अ रेगुलर टीयर 2 सिटी इन इंडिया। भारत के जो टीयर 2 सिटीज हैं जैसे कि जयपुर हो गया या पुणे हो गया, इन शहरों की आबादी होती है 30-40 लाख। इस आबादी के अंदर भी इतना बड़ा आंदोलन, इतनी हिंसा क्यों हो रही है? तो इसके पीछे जो ज्योग्राफी है पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, मणिपुर का मैप काफी यूनिक है। यहां पर जो एरिया अभी मैं सर्कल कर रहा हूं, ये रेड कलर के एरिया के अंदर जो मैंने सर्कल किया है, दिस एरिया इज कॉल्ड एज वैली एरिया। ये बिल्कुल प्लेन्स का इलाका है, मैदानी इलाका है, यहां पर पहाड़ नहीं है, लेकिन इसके चारों तरफ ये एरिया पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सो मणिपुर कंप्लीटली पहाड़ियों से घिरा हुआ एक वैली है, और इसी मैदानी इलाके में ज्यादातर आबादी रहती है, और ज्यादातर आबादी मैतीस की ही है। पहाड़ी इलाकों में नगा और कुकी ट्राइब्स रहती हैं। दीज आर कंप्लीटली फॉरेस्टेड रीजन्स, बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया भी है, और इसमें ट्राइबल विलेजेस हैं जो छोटे छोटे कस्बे हैं। बड़े शहर, ज्यादा आबादी, ज्यादातर खेती इस एरिया के अंदर होती है। ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इज ऑल्सो लोकेटेड इन दी सेंट्रल वैली एरिया। अब आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं अगर आप मेरे वीडियोस के अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं। हम यानी कि पाथफाइंडर की टीम आपके लिए देश का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी कोर्स लेकर आए हैं जो केवल 10,000 रुपीज़ में आपको यूपीएससी की तैयारी करवाता है। अब यहाँ पर आपको 900+ आवर्स की लाइव क्लासेस, मेंस, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव आंसर राइटिंग, और साथ ही टॉपर्स के क्लासेस या मेंटरिंग सेशंस भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसे ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपको वहां प्राइस 17-18 हज़ार रुपये नजर आ रहा होगा, बट इफ यू इनपुट द कोड महिपाल, जब आप कोड महिपाल लगा देंगे तो वो प्राइस 10,000 रुपीज़ पर आ जाएगी। हमने कुछ ऑप्शनल कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं, ये भी बहुत ही कम प्राइस पर, देश में सबसे कम प्राइस पर हमने लॉन्च किए हैं। और अगर आप जीएस यानी कि उड़ान बैच और साथ में ऑप्शनल दोनों को एक साथ अवेल करते हैं, देन यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स और बैच फॉर 17,000 रुपीज़। सारी डिटेल्स आपको लिंक पर क्लिक करने पर मिल जाएगी। ये फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं। ऑप्शनल कार्निवल इस वक्त ऑनगोइंग है। नाउ कमिंग टू द हिस्ट्री ऑफ मणिपुर स्टेट। देखिए, मणिपुर स्टेट की जो हिस्ट्री है वो बहुत पीछे मैं नहीं जाने वाला हूं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मणिपुर का जिक्र वैसे महाभारत में भी मिलता है, हालांकि हिस्टोरियंस में डिबेट है कि वो कौन सा मणिपुर है। एक उड़ीसा के आसपास भी मणिपुर स्टेट था, तो जहां पर अर्जुन का ससुराल हुआ करता था। नाउ ये जो मणिपुर की प्रेजेंट हिस्ट्री हमें मालूम है, तो उसके अंदर हमें लगभग 1000 से 2000 साल पहले के कुछ हिस्टोरिकल टेक्स्ट रेफरेंसेस मिलते हैं, लेकिन वो पहले लिखित नहीं थे, वो सारे पहले वर्बल होते थे। मोस्टली हिस्टोरियंस का मानना है कि यहाँ पर 12th सेंचुरी से एक किंगडम एस्टैब्लिश हुआ जिसे मणिपुर किंगडम कहा जाता था, और 12वीं शताब्दी से लेकर अभी 20th सेंचुरी तक, जब तक भारत सरकार ने मतलब विलय नहीं कर लिया उस मणिपुर किंगडम का, तब तक ये किंगडम चल रहा था। तो ये मणिपुरी किंगडम, जिसको पहले कांगली पाक के नाम से भी जाना जाता था, ये लगभग 800 साल से चल रहा है। इसमें बहुत सारे राजा रहे हैं, काफ़ी अनोखी और यूनिक हिस्ट्रीज रही हैं। उन सबको हमें पढ़ना अभी ना तो हमारे पास टाइम है, ना हमारा वो स्कोप है। ओके, ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़
वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री फॉर द पीपल ऑफ मणिपुर। लेकिन अभी जो हमारा वीडियो का स्कोप है या इस टॉपिक का स्कोप है वो 1947 के बाद शुरू होता है। लेकिन एक पॉइंट आपको ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, जो मणिपुर किंगडम के लोग हैं ये पहले हिंदुइज्म को फॉलो नहीं करते थे। सम टाइम अराउंड 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग हिंदुइज्म। तो यहाँ पर हिंदुइज्म राजा ने अपनाया, राजा के जो फॉलोअर्स हैं, जो आम लोग हैं, उन्होंने भी अपनाया। तो धीरे धीरे जो मेतेई पॉपुलेशन या जो वैली पॉपुलेशन थी वो हिंदू धर्म अपना लेती है, लेकिन जो ट्राइब्स हैं वो अपने पुराने रिलीजन्स को ही फॉलो कर रही हैं। तो जो ट्राइब्स हैं वो अपने ओल्ड रिलीजन्स को फॉलो कर रही थी और वो पहाड़ियों में थी और दोनों के बीच में क्लैशेस होते हैं, क्योंकि जो ट्राइबल लोग हैं वो वैलीज पे हमला करते थे, लूटपाट मचा देते थे, और जो वैली के लोग हैं वो कई बार उन पे हमला करते थे ट्राइबल्स पे, और इस तरह से दोनों के बीच में एक लंबे समय से क्लैशेस चल रहे थे। नाउ दीज ट्राइब्स जिनकी मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, दीज आर ओनली नगा ट्राइब्स। तो नगाज और मेतीस के बीच में काफी समय ये संघर्ष चलता है। अब होता यह है फाइनली कि एक समय पर मेतेई राजा या मेतेई शासन इन नगा ट्राइब से लोगों को बचाने के लिए एक और ट्राइब को लेकर आता है, और इस ट्राइब का नाम था कुकी। और ये ट्राइब ओरिजिनली बर्मा, आज जो बर्मा या म्यांमार का इलाका है, वहां पर रहती थी। तो कुकी ट्राइब को ये कहा गया कि आप आकर यहां पर सेटल हो जाइए। तो कुकी ट्राइब को मेतेई राजाओं ने ही बुलाकर यहां पर सेटल करवाया कि आप पहाड़ियों के बिल्कुल तलहटी वाले या बिल्कुल जो पहाड़ी के पास वाला इलाका है वहां पर सेटल हो जाइए, सो दैट नागाज का डायरेक्ट आक्रमण मेतेईस पे ना हो, ये कुकीज उनसे लड़ सकें। और ये कुकीज का सेटल होना मणिपुर में काफी दशकों तक या कई सेंचुरीज तक चला था। इनफैक्ट आज भी चल रहा है, हालांकि बड़े स्तर पर नहीं हो पाता, लेकिन छुटपुट माइग्रेशन आज भी चल रहे हैं। तो कुकी ट्राइब लगभग 150-200 सालों से यहां पर रह रही है। अब एक आर्ग्यूमेंट कई लोग रेस करते हैं कि कुकीज बहुत रिसेंटली आए हैं। ऐसा नहीं है, कुकीज हैव बीन हियर फॉर मोर देन 100-200 ईयर्स। ओके, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग अभी पिछले कुछ दशकों में आए, जैसे बर्मा में भी वहां पर इंटरनली काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। तो मणिपुर किंगडम का ये लंबा इतिहास तो चल ही रहा था। इस बीच में 1820s में, टू बी स्पेसिफिक 1826 में, जब एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ तो अंग्रेज इस एरिया में अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। तो मणिपुर का जो साम्राज्य है ये 1826 से ही कहीं ना कहीं ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ गया था, लेकिन तब इनका डायरेक्ट हस्तक्षेप ब्रिटिशर्स का साम्राज्य के डे टू डे अफेयर्स में इतना नहीं होता था। 1891 में यह हस्तक्षेप बढ़ जाता है। अंदर पैलेस के अंदर कुछ राजनीति चली, कुछ पॉलिटिक्स हुई, एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन थी, उसमें अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया। एंग्लो मणिपुर वॉर होता है एंड इसके बाद अंग्रेजों का यहाँ पर हस्तक्षेप काफी बढ़ गया एंड मणिपुर बिकेम अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट प्रॉपर्ली। तो अगर आप 1900s के नक्शे देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य के, तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ टेरिटरीज येलो कलर में आपको नजर आएंगी। जो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल्ड एरिया है वो पिंक कलर में है। तो यहाँ पर जो आज का असम, बांग्लादेश, ये पूरा रीजन आपको पिंक कलर में या रेड कलर में नजर आएगा। बट जो एरियाज प्रिंसली स्टेट्स डायरेक्ट ब्रिटिश हुकूमत के अधीन नहीं थे बट प्रोटेक्टोरेट थे, तो उनमें भूटान है, यहाँ पर त्रिपुरा का साम्राज्य है, खासी हिल्स का कुछ एरिया है, हिल ट्रैक्ट्स, देन वी हैव मणिपुर। तो मणिपुर जो है वो अंग्रेजों के संपर्क में आ गया था, कंट्रोल में पूरी तरह आ गया था बाय 1891, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कुछ इश्यूज चलते रहते हैं। अब देखिए, जब भारत आज़ाद होता है 1947 में, उस समय अंग्रेजों ने सभी राजा महाराजाओं को ऑप्शन दिया था कि आपको भारत ज्वाइन करना है तो करिए, नहीं तो इंडिपेंडेंट रहना है तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो उस समय मणिपुर के कुछ लोग चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहें, वी शुड नॉट ज्वाइन इंडिया। लेकिन जो आखिरी महाराजा थे मणिपुर साम्राज्य के या मणिपुर राज्य के, उनका नाम था महाराजा बोधचंद्र। इन्होंने कहा कि नहीं, हम भारत के साथ विलय कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। तो 1949 में फाइनली राजा ने भारत सरकार के साथ एक समझौता साइन किया एंड मणिपुर वॉज ज्वाइंड विद इंडिया। तो भारत सरकार ने भी, जैसा कि कई महाराजाओं के साथ किया था, उन्हें हेड ऑफ स्टेट बनाए रखा। जैसे आज के समय गवर्नर की पोजीशन होती है, कुछ वैसी पोजीशन उन्हें बनाए रखी उनकी। सो ही वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट टिल 1955। लेकिन उनकी डेथ के बाद में मणिपुर के जो नेक्स्ट राजा हैं या उनके जो भी बच्चे थे, उनको कोई रिकग्निशन नहीं मिलती है और मणिपुर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन होता है 1956 में। उसके पहले मणिपुर एक स्टेट अलग से एग्जिस्ट नहीं करता था। तो अब मणिपुर के लोग काफी चिंतित हो गए। कई लोगों ने कहा कि देखिए, हम तो एक इंडिपेंडेंट किंगडम थे, हम तो ब्रिटिश हुकूमत के टाइम भी भारत के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं थे। अब आपने हमें बना दिया है यूनियन टेरिटरी, एक पूर्ण राज्य तक का दर्जा नहीं दिया है, आप हमें मोस्टली असम से गवर्न कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन हमें पसंद नहीं आ रही है। तो कई लोगों ने हिंसक, कुछ लोगों ने अहिंसक प्रोटेस्ट किए। फाइनली 1971 में भारत सरकार एक कानून पास करती है और उत्तर पूर्व में 3 नए राज्य बनाए गए, उनमें से मणिपुर भी एक था। तो मणिपुर को 1972 में ऑफिशियली एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो 1972 से मणिपुर एक स्टेट है। तो जिन लोगों की डिमांड थी कि हमें तो भैया एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, वो लोग शांत हो गए। लेकिन अभी भी एक वर्ग था जो ये कह रहा है कि हमें अलग देश चाहिए, वी वांट अ सेपरेट कंट्री ऑफ मणिपुर।
तो उसमें देखिए सबसे बड़ा जो वर्ग है वहाँ के समुदाय का, दैट इज मेइतेई। तो मेइतेई लगभग 53% है आबादी का, नगाज आर 24% एंड कुकी और जो ट्राइब पीपल आर 16%। तो कुकीज को कई बार चिन, कुकी, मीजो पीपल भी कहा जाता है। इनको कई नामों से पुकारा जाता है क्योंकि मणिपुर के लोग कहते हैं कि ये बाहर से आए हैं, यहाँ पे मतलब 100-200 साल पहले ही सेटल हुए हैं, और इसीलिए इनको मीजो या कुकी या चिन पीपल कहा जाता है। तो अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है मेइतेई, ये कह रहा है कि हमें एक अलग देश बना दो। लेकिन जो नगाज हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो नागालिम में ज्वाइन करना है। अब नागालिम क्या है आगे बताऊंगा। और कुकीज कह रहे हैं कि वी डोंट नो व्हाट टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल, और बाद में कुछ डिमांड्स आती हैं कि हमें एक अलग स्टेट बनाकर दे दीजिए। तो अभी भी कई कुकी संगठन ये कहते हैं कि हमें तो एक कुकी लैंड या फिर एक अलग राज्य चाहिए जो नगाज से भी अलग हो और मेइतेई से भी अलग हो। तो इनिशियली मेइतेईस की जो डिमांड थी वो हिंसक है। कई संगठन बनते हैं, आतंकवादी संगठनों का काम करते हैं, हिंसा करते हैं, दे आर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें भारत सरकार आतंकवादी कहती है। तो ये संगठन जो हैं ये देश से अलग होने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इधर नगाज भी अलग होने की मांग कर रहे हैं, दे डोंट वांट टू स्टे विद मेइतेईस एज वेल। और कुकी जो हैं वो इसके बीच में हिंसा में कई बार फंस जाते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए कि कौन सा ट्राइब किस एरिया में ज़्यादा रहता है, किस डिस्ट्रिक्ट में, ये एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो जो सेंट्रल वैली एरिया है दैट इज़ कंप्लीटली मेइतेई डोमिनेटेड, यहाँ पर मेइतेईस की संख्या ज़्यादा है। जो दक्षिणी ज़िले हैं जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं चूराचांदपुर, चंदेल डिस्ट्रिक्ट, इवन सम एक्सटेंट तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कुकी ट्राइब्स की आबादी। तो ये कुकी ट्राइब्स हैं। और जो उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है सेनापति और उखरुल, दीज आर कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय द नगाज। तो ये जो नॉर्दर्न या फिर ये वाले तामेंगलोंग भी काफ़ी हद तक जैसे नगा ट्राइब्स हैं, इसके अंदर नगाज भी बहुत सारे रहते हैं। तो यहाँ पर दक्षिण वाले एरिया में कुकीज ट्राइब्स ज़्यादा हैं, उत्तर में नगाज ज़्यादा हैं और बीच में मेइतेई हैं। हालांकि कई ज़िले हैं जिनमें मिक्स पॉपुलेशन भी है। फॉर एग्जांपल जैसे चंदेल डिस्ट्रिक्ट है, तो चंदेल के अंदर जो है वो मिक्स पॉपुलेशन देखी जाती है, और इसके अंदर कुकीज़ भी हैं, नगाज भी हैं, मेइतेईज भी हैं। लेकिन अगर मेजॉरिटी आप देखोगे तो चूराचांदपुर इज़ द हब ऑफ कुकीज़। चूराचांदपुर एकदम मेजॉरिटी कुकी एरिया है, और सेनापति और उखरुल जो है वो कंप्लीटली नगा डोमिनेटेड है। बाकी कई सारे ज़िलों में मिक्स पॉपुलेशंस हैं। और वैली के अंदर पहले मेइतेईज का डोमिनेशन था, लेकिन जब से नगाज और कुकीज़ को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया गया है, तो ऐसे में मेइतेईस का मानना है कि उसके बाद से ये लोग आकर वैली में भी घर ज़मीनें खरीद रहे हैं, क्योंकि सरकारी सेवाओं में बहुत सारे लोग हैं, दे हैव डन फाइनेंशियली वेल। तो इसीलिए इन्होंने आकर यहाँ पर भी बिजनेस या फिर कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट या घर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और मेइतेईस को ये अनुमति नहीं है कि वो नगाज और कुकीज़ के हिल एरियाज़ में जाकर ज़मीन खरीद सके, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब की ज़मीन आपको पता ही होगा भारत के अंदर काफ़ी जगहों पर प्रोटेक्टेड है। देयर आर मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स रिगार्डिंग दैट। तो कुल मिलाकर ये एक 3 तरफा लड़ाई बन जाती है, एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल सा बन जाता है बिटवीन मेइतेई, कुकी एंड नगास। अब आप ये जानकर और हैरान हो जाओगे कि मेइतीज भी कोई होमोजेनस ग्रुप नहीं है। मेइतीज में ज्यादातर हिंदू हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम्स भी हैं। देयर आर सम वैली मेइतेई मुस्लिम्स ऑल्सो। तो यहाँ पर 8% आबादी मुस्लिम्स की है। इन्हें मेइतेई पंगाल्स कहा जाता है। और कुछ समय पहले इनके बीच में, हिंदूज और मुस्लिम मेइतेईस के बीच में भी एक हिंसक झड़पें हुई थी, और ये 93 की बात है, तब काफी हिंसा यहाँ पर हुई थी। एक समय ऐसा था जब मेइतीज भी हिंदुइज्म को फॉलो नहीं करते थे, और उनकी भी कुछ पुरानी एनिमिस्टिक बिलीव्स होती थी। ये भी प्रकृति को या कुछ जानवरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे। जैसे आज भी उनका जो लोगो है, या फिर मणिपुर किंगडम का जो लोगो था, वो एक ड्रैगन के शेप में एक सांप है। तो इस तरह की एनिमिस्टिक बिलीव्स यहाँ काफ़ी कॉमन है। आज भी कुछ लोग जो बहुत पुराने जो पंथों को मानते हैं, वो आज भी उन्हीं को फॉलो करते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द मेइतेईज टुडे फॉलो हिंदुइज्म। जहाँ तक कुकीज़ और नगास का सवाल है, ये दोनों ट्राइब्स भी पहले एनिमिस्टिक थी। इनके भी अपने खुद की कुछ परंपराएं थी। कोई एस्टैब्लिश्ड या इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन को ये फॉलो नहीं करते थे। लेकिन अंग्रेजों के समय में, ब्रिटिश काल में, यहाँ पर बहुत सारे मिशनरीज को यहाँ पर आने दिया गया। ब्रिटिश यहाँ पर आने के लिए परमिशन देते थे, जिसको वही आ सकता था। सो ओनली द मिशनरीज वेर गिवन परमिशन। अ लॉट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज केम हियर, और उन्होंने कुकीज और नगाज को क्रिश्चियनिटी की ओर कन्वर्ट कर दिया। एंड आज अगर आप देखें तो ज़्यादातर नगाज और कुकीज क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं। हालांकि ये अपने ट्राइबल परंपराओं को भी फॉलो करते हैं, तो इसी मामले में काफ़ी यूनिक है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक यूनिक बात है कि जो धर्म अपना लेगा, हिंदू या क्रिश्चियनिटी, वो अपनी ट्राइबल परंपराओं को नहीं छोड़ता है। तो मेइतेईज में भी आज भी कई सारी पुरानी परंपराएं उनकी चलती हैं, जो आपको देश के दूसरे हिस्सों में हिंदू धर्म में देखने को नहीं मिलेंगी। और अगर आप एक कंपेयर करें लेट्स से अमेरिका के क्रिश्चियन व्यक्ति को और नागालैंड या फिर मणिपुर के क्रिश्चियन व्यक्ति को, तो उनका रहन सहन, उनकी परंपराएं काफ़ी अलग होंगी। एनीवेज, ऑफिशियली इनका रिलीजन क्रिश्चियन है, लेकिन ये ट्राइबल्स यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में आते हैं, कुकीज़ एंड नगास बोथ, और ये दोनों आज मोस्टली क्रिश्चियंस हैं। तो अभी देखिए कुकीज़ और नगास के बीच में भी बहुत सारे क्लैशेस हैं। वाई? बिकॉज ये दोनों ही ट्राइब्स हैं, बट दे डोंट एग्री ऑन मैनी थिंग्स, खास करके इस बात को लेकर कि ओरिजिनल निवासी यहाँ का कौन है। नगास कहते हैं कि हम यहाँ पर मिलेनिया से रह रहे हैं,
और कुकीज़ अभी पिछले 50-100 सालों में यहाँ पर लाकर बसाए गए हैं, तो ओरिजिनल यहाँ के रहने वाले लोग हैं हम। वी आर द सन्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, मेतीज वैली वाले एरिया में रहते थे लेकिन पहाड़ हमारे थे। और कुकीज़ कहते हैं कि भैया देखो 100-200-300 साल पहले भले ही आए होंगे, लेकिन अब हमें आए हुए यहाँ पर काफ़ी समय हो गया, ऐसा नहीं है कि कल 1 साल पहले या 6 महीने पहले आए। तो बात वही आ जाती है कि आप अगर एक कट ऑफ डेट लागू करना चाहते हो कि इस देश में कौन कब आया, तो वेयर डू यू स्टॉप? तो वही वाला सवाल यहाँ पर भी आ जाता है। तो कुकीज़ और नगास के बीच में भी काफ़ी क्लैशेस होते हैं, बहुत सारी टेंशन्स हैं। नगास कहते हैं कि आप यहाँ के असली ट्राइबल हो ही नहीं, आपको बर्मा चले जाना चाहिए। वी हैव द ओरिजिनल कंट्रोल ऑफ नागा टेरिटरीज और द नागा हिल्स, एंटायर हिल एरिया ऑफ मणिपुर। और कुकीज़ को ओरिजिनली यहाँ पर क्यों लाया गया था ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा कि मणिपुर का उत्तरी पड़ोसी है नागालैंड। तो नागालैंड इज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय नगास। तो नगास का ये कहना है कि हमारा जो एरिया होना चाहिए दैट इज नॉट जस्ट द नागालैंड, बल्कि हम तो पूरा मणिपुर, अरुणाचल का बड़ा एरिया, इवन एरियाज ऑफ मिजोरम एंड बर्मा, ये सब मिलाकर नागालिम बनाना चाहते हैं। तो जो नागा सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, खास करके NSCN, दे हैव ऑलवेज क्लेम्ड फॉर अ लार्ज चंक ऑफ टेरिटरी। ये इतना बड़ा इलाका, इसको ये नागालिम के रूप में क्लेम करते हैं कि हमारा अलग देश बनेगा नागालिम, और उसमें मणिपुर भी शामिल होगा। नाउ ऑफ कोर्स मेतीज और कुकीज़ दोनों को इस बात से प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि देखो नागालिम बनेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, आपका नागालिम के अंदर हमारा तो एरिया पूरा शामिल हो गया ना, सो आप ऐसे तो हो नहीं सकता कि पूरा नागालिम के अंदर मणिपुर भी शामिल हो जाए। उधर कुकीज़ ने कुछ साल पहले डिमांड शुरू कर दी कुकी लैंड की। इन्होंने डिमांड क्यों शुरू करी? क्योंकि जब उन्होंने देखा कि नगाज नागालिम डिमांड कर रहे हैं, मेतेईस अलग मणिपुर देश क्लेम कर रहे हैं, तो हमें दे दो एक अलग राज्य। तो कुकीज़ के अंदर भी कुछ संगठन हैं जो ये कहते हैं कि कुकीज़ को अलग देश चाहिए, हमें तो अलग देश बना कर दो। हालांकि इतना छोटा देश कैसे बनेगा 2-3 जिलों से, वो मुझे भी नहीं समझ में आया, बट देन अगेन वो डिमांड देश की है तो राज्य मिल जाएगा, उससे भी लोग खुश हो जाते हैं। भारत के अंदर यही होता है, यू हैव टू एम फॉर द स्टार्स देन यू विल गेट द मून। सितारों की ओर लक्ष्य साधोगे तो आपको चांद मिलेगा, जो धरती के काफ़ी निकट है। तो वैसा ही कुछ कुकी ट्राइब के अंदर संगठन कह रहे हैं। तो ज़्यादातर संगठन कहते हैं कि हमें राज्य बना दो, एक अलग कुकी लैंड बना दिया जाए। उसमें कौन से एरियाज आएंगे? कोर टेरिटरी होगी उसकी, चूरा चांदपुर वाला एरिया, चांदेल और चूरा चांदपुर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये आएंगे। हालांकि वो क्लेम नागा डोमिनेटेड एरियाज को भी कर रहे हैं, लेकिन वो अगर मिल भी गया कभी भविष्य में तो बहुत मुश्किल है। मेनली ये जो साउथ वाला मणिपुर का इलाका है, ये कोर कुकी टेरिटरी है और इसको ये डिमांड कर रहे हैं एक अलग राज्य के रूप में। कुछ हिंसक संगठन है वो कहते हैं कि हमें तो अलग देश बना कर दो। तो होता यह है कि नागालैंड के अंदर एक इंसर्जेंसी शुरू हो जाती है। इंसर्जेंसी का मतलब है कि लोग हथियार उठाकर अपनी पॉलिटिकल डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। दे पिकअप वेपन्स और वेपन्स के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से अपनी डिमांड को पूरा करवाना चाहते हैं। तो नागा मिलिटेंट्स क्लेम करते हैं कि कुकीज़ आकर सेटल हो गए उन एरिया के अंदर जो हमारा नागा का एरियाज है, और दैट शुड बी पार्ट ऑफ नागालिम। और इसी को लेकर 93 में बहुत बड़ी हिंसा हुई थी मणिपुर में, नगाज और कुकीज़ के बीच में। एक हिंसा मेतेई हिंदू और मेतेई मुस्लिम्स के बीच में भी हुई थी वैली एरिया में, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी हिंसा है वो हुई थी नगा और कुकी ट्राइब्स के बीच में इन द हिल रीजन्स। ठीक है, तो ट्रेडिशनली ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, लेकिन जब बात आती है मेतेईस का विरोध करने का तो ये एक हो जाते हैं। हालांकि इतना ज्यादा भी एक नहीं होते हैं, बट हाँ इस मामले में ये एक हो जाते हैं। तो मणिपुर में इंसर्जेंसी शुरू हुई थी राइट आफ्टर नागालैंड। तो ये नगास का जो नागालिम क्लेम करने का इशू है, ये 1950 से ही चल रहा है। और जब नागालैंड के अंदर इंसर्जेंसी शुरू होती है तो उस मूवमेंट के साथ ही पैरेलल में शायद यहाँ मेतेईस भी कुछ इंस्पायर हो गए कि हमें भी हथियार उठाकर ही सरकार से बात करनी पड़ेगी। तो मेतेईस जो हैं वो भी ये कहने लगे कि नंबर 1, हमारे राजा ने जो भारत सरकार के साथ विलय समझौता किया था वो गलत है, उसको कैंसिल किया जाए और मणिपुर को या मेतेईस को एक अलग देश दिया जाए। तो 1964 में एक संगठन बनता है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, UNLF। ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन हुआ करता था एक समय पर, आज इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन पहले ये सबसे बड़ा संगठन था UNLF, जो मेतेईस के द्वारा बनाया गया। इन्होंने डिमांड करी कि अलग देश बना कर दो। इवेंचुअली इस संगठन से निकलकर बहुत छोटे संगठन बन गए हैं, इसीलिए ये इतना कमजोर भी पड़ गया है। और ये कई सारे जो मेतेई इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, इनको वैली ग्रुप्स भी कहा जाता है। तो इनमें सबसे हिंसक या रिसेंट समय में जिसने सबसे ज्यादा हिंसा करी है वो है ये प्री पाक नाम का संगठन, पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगली पाक। आपको मैंने बताया कि कांगली पाक मणिपुर स्टेट का ही एक लोकल नाम था, वहां का लोकल वेरिएंट है नाम का। तो ये पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ने बहुत हिंसा करी है 1980s और 90s में। देन देयर इज पीपल्स लिबरेशन आर्मी, PLA, ये संगठन भी है। इनको चाइना ने काफी सपोर्ट किया, चाइना ने इनको हथियार मुहैया कराए, क्योंकि चाइना को तो मजा आ रहा है ना कि हिंसा हो रही है भारत के बॉर्डर पर, इंस्टेबिलिटी हो रही है। अब ये वैली ग्रुप्स जो हैं, इनके दो मकसद हैं, एक तो भारत से हिंसा और दूसरा ये नगा इंसर्जेंट ग्रुप से लड़ रहे थे। क्योंकि देखिए पैरेलल में नगाज ने भी हथियार उठाकर भारत सरकार से या भारत की आर्मी से लड़ना शुरू कर दिया। ऐसे में नगाज और मेतेई ग्रुप्स के बीच में भी आपस में बहुत क्लैश हुए हैं। सो बिटवीन नगाज एंड मेतेई इंसर्जेंट्स देयर वर अ लॉट ऑफ क्लैशेस। तो उसका मेन रीजन ये नगा नेशनलिज्म भी रहा है।
तो नगा नेशनलिज्म हमेशा ये क्लेम करता है कि हमें तो पूरा नागालैंड चाहिए जिसमें मणिपुर भी शामिल होगा, और मेइतेई ग्रुप्स इसके खिलाफ हथियार से अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं। नागालैंड के अंदर जो मेन संगठन है, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन है वो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, दैट इज NSCN है। इसके अंदर भी दो हिस्से बन गए थे, NSCN के और IM। तो के साथ भारत सरकार अभी बातचीत नहीं कर रही है, IM के साथ भारत सरकार बहुत सालों से बातचीत कर रही है, ठीक है। अच्छा, ये सब जब चल रहा था तो कुकीज पहले बैठे बैठे देख रहे थे कि अच्छा ये अलग देश मांग रहे हैं, इन्होंने हथियार उठा लिया। फाइनली कुकीज ने भी अपने खुद के गुरिल्ला संगठन या इंसर्जेंट संगठन बनाने शुरू कर दिए। और इनका कारण ये है, इनका ये कहना है कि देखो 93 में हमारे कोई संगठन नहीं थे तो हमारे साथ बहुत अत्याचार हुए, नगा ट्राइब्स केम एंड नगा पीपल केम एंड दे किल्ड अस, ऐसा कहकर कुकीज ने कहा कि देखो हमें भी हथियार उठाने पड़ेंगे, हमारी मजबूरी है। तो इन्होंने ये नागा वायलेशंस का बहाना कहकर कई सारे संगठन बनाए, और कुकीज के भी आज के समय में काफी इंसर्जेंट संगठन बने हुए हैं। और यही संगठन आज के समय में आप देख सकते हो कि जो मेइतेईस के साथ क्लैश हो रहा है, उसके अंदर हथियारबंद जो जितने भी कुकी संगठन है, ये सारे ओरिजिनली नगास के खिलाफ बनाए गए थे। ये वही संगठन है जो अभी हिंसा कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ देम आर इन्वॉल्व्ड इन वायलेंस इवन टुडे। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि मेइतेई संगठनों के द्वारा हिंसा नहीं हो रही है, आई एम सेइंग कि जो दोनों तरफ से संगठन है वो कौन से हैं, मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, 93 के अंदर कुकीज का एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था, उसमें NSCN IM का हाथ था। नागास ने यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का मैसेकर किया, उसके बाद ये इनके संगठन बनते हैं, और कुकी जोमी ट्राइब्स जो हैं वो काफ़ी ऑर्गेनाइज पॉलिटिकली और इस तरह से हथियारबंद दोनों तरह से हो गई थी। अब यही वाले क्लैशेस मैंने आपको बताया कि मेइतेई हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में भी हुए थे। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस्लामिस्ट ग्रुप भी बने। तो मेइतेईस के अंदर भी देखो कितना फ्रेगमेंटेशन हो रहा है कि मेइतेईस के अंदर जो मुस्लिम्स है वो अपने अलग संगठन बना रहे हैं UNLF से अलग होकर। हालांकि ये सारे ग्रुप्स इंक्लूडिंग UNLF आज इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है। नाउ इंडियन गवर्नमेंट आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट AFSPA लेकर आती है ड्यू टू मेनली द नागा इंसर्जेंसी। वो सेम कानून यहाँ पर भी लागू किया गया और मणिपुर को भी एक डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया। बहुत दशकों तक हिंसा चली थी, खास करके 90 का दशक बहुत हिंसक था। 2008 में जाकर भारत सरकार ने इन सभी संगठनों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट किया। इसका क्या मतलब होता है कि आर्मी आपके खिलाफ जो भी ऑपरेशंस चला रही है, यानी कि इंडियन आर्मी जो भी एक्टिव ऑपरेशंस चला रही है, उनको फिलहाल के लिए सस्पेंड या स्थगित कर दिया जाएगा। तो ये ऑपरेशन स्थगित करने का मतलब है कि अब हम बात कर सकते हैं, टेबल पर बैठकर वी कैन हैव अ चैट। तो ये SOO पैक्ट साइन किया गया था 2008 में, और सेंटर ने कई सारे संगठनों से, खास करके कुकी और नगा संगठनों से ये वाला साइन किया था। लेकिन इसमें याद रखना कि जो मेइतेई संगठन है वो इसको मानते नहीं है। कई मेइतेई संगठनों ने इसको मानने से मना कर दिया था, लेकिन कुकी संगठन ज़्यादातर इसको मान गए थे। अब इसमें मेन टर्म्स ये थे कि एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस इंक्लूडिंग स्टेट एंड सेंट्रल फोर्सेस कोई ऑपरेशन नहीं चलाएंगे, और ना ही ये ग्रुप्स ये कोई ऑपरेशन चलाएंगे। तो इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पिछले 15 सालों में काफ़ी सुधर गई थी और कई एरियाज से AFSPA हटा भी दिया गया था। ओके, 2023 के मार्च महीने में क्या होता है कि मणिपुर सरकार कहती है कि वो जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट था वो हम दो संगठनों के खिलाफ विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि हमारी आर्मी या पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस, कुकी नेशनल आर्मी और जोमी रेवोल्यूशनरी गार्ड, ये कुकीज के दो संगठनों के खिलाफ फिर से ऑपरेशन चलाएगी। तो माना जाता है कि अभी जो हिंसा है उसको बढ़ावा मिलने में एक ये भी फैक्टर था। हालांकि एक और फैक्टर है, एक फैक्टर मेन ये था कि सरकार कुकीज के कई गांवों को डेमोलिश कर रही थी। क्यों? गवर्नमेंट का कहना है, जो गवर्नमेंट बाय द वे मेइतेई डोमिनेटेड है पूरी, तो गवर्नमेंट के कई लोगों का मानना है कि कुकीज जंगल पर जाकर जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज हैं उनमें अपने घर बसा रहे हैं, और वो गांव जो जंगल के अंदर बस रहे हैं दे आर इलीगल। तो कई इस तरह के घरों को तोड़ने की कवायद पिछले 1-2 सालों से चल रही थी, और इस कारण से भी कुकी संगठन गुस्सा थे, और इस गुस्से का फायदा ये संगठन उठा रहे थे, और इन संगठनों के खिलाफ मेइतेई सरकार, या कह लो कि मणिपुर में जो मेइतेई डोमिनेटेड सरकार है वो ऑपरेशंस चलाना चाह रही थी। तो ये धीरे 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 एक बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ आते हैं, एंड फाइनली मई में बड़े स्तर पर हिंसा भड़क जाती है। अगेन आई एम वेरी क्लियरली स्टेटिंग दैट आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीबडीज एक्शन हियर। जो एक्चुअली में हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि मेरे वीडियोस के नीचे कई बार कुकी संगठन वाले कमेंट करते हैं कि सर आप हमारे बारे में गलत बता रहे हो, मेइतेई संगठन वाले बताते हैं कि आप हमारे बारे में गलत बता रहे हो। देखो, मैं जो फैक्ट्स हैं, जो न्यूज में रिपोर्टेड बातें हैं, उनके बेसिस पर आपको बता रहा हूं। एनीवेज, तो ये फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट वाला इशू पिछले 2-3 सालों से काफी बढ़ रहा है। अब ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट कुकी संगठनों के साथ तो साइन हुआ था, लेकिन ऑफिशियली कभी मेइतेई संगठनों के साथ या वैली संगठनों के साथ नहीं हुआ, और ये वाले ग्रुप्स कहने को आज भी एक्टिव हैं। हालांकि इतने एक्टिव रियलिटी में है नहीं, लेकिन UNLF हो गया, ये इतना कमजोर पड़ गया है अभी, एक समय में बहुत ताकतवर हुआ करता था, और UNLF से निकल के KCP या KYKL जैसे कई संगठन बन गए। पिछले 10-20 सालों से ये बर्मा से ऑपरेट कर रहे हैं, म्यांमार में इनके कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन इनकी पावर काफी कम हो गई है, क्योंकि कई लोगों ने आतंकवाद या फिर हिंसा का रास्ता छोड़कर पॉलिटिक्स का रास्ता अपना लिया है। दे हैव जॉइंड द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। ओके,
और नगा ग्रुप्स के अंदर भी NSCN IM अभी सबसे एक्टिव है। हालांकि इसके साथ भी भारत सरकार पिछले 7 साल से बातचीत कर रही है। उखरूल और सेनापति डिस्ट्रिक्ट में इनकी काफ़ी ज़्यादा अभी भी प्रेजेंस देखी जा सकती है। 97 में इनके साथ सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था। 2015 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था नागालैंड को लेकर, उसके कारण भी मणिपुर में कुछ इश्यूज हुए थे और ये एग्रीमेंट अभी तक लेकिन फाइनलाइज नहीं हो पाया है। बाय द वे, दिस इज द लीडर ऑफ NSCN IM थुइंगलोंग मुइवा। अब ये एग्रीमेंट जो है, इसको NSCN आज भी कह रहा है कि अभी तक हमारे साथ सरकार छल कपट कर रही है, सिंसियर नहीं है, क्योंकि कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं आ पाया है। अब इन इंसर्जेंट संगठनों ने किस तरह से मणिपुर की सोसाइटी पे इंपैक्ट डाला है, आप देखिए। पहली बात तो ये, भारत सरकार की कई स्कीम्स का अपोजिशन करेंगे। 15 अगस्त 26 जनवरी को स्ट्राइक या प्रोटेस्ट करेंगे। पहले बहुत होती थी, अब थोड़ी सी कम हो गई है जब से 2008 का एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन पहले तो हर बार ये स्ट्राइक्स होती थी 15 अगस्त और 26 जनवरी को। फिर इन्होंने अपने कुछ मॉरल कोड सेट कर रखे हैं कि बॉलीवुड म्यूजिक या हिंदी म्यूजिक यहाँ पर नहीं चलेगा, मूवीज नहीं दिखाई जाएंगी, भारतीय वाले कपड़े नहीं होंगे। पता नहीं कौन से भारतीय कपड़े को ये भारतीय मानते हैं, बेसिकली कहते हैं कि आप अपनी ट्रेडिशनल कपड़े पहनिए। उसके खिलाफ ये मॉरल पुलिसिंग करते थे। अल्कोहल पे बैन है, कहने को ड्रग्स पे भी बैन है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मणिपुर में ड्रग यूज इज रैम्पेंट, बहुत ज्यादा है। मणिपुर का समाज ड्रग यूज से परेशान है, क्योंकि गोल्डन ट्रायंगल वाले एरिया से ड्रग्स आते हैं मणिपुर, वहां से देश के दूसरे हिस्से में पहुंचाए जाते हैं, और इस ट्रांजिट के अंदर मणिपुर के भी ज्यादातर युवा ड्रग्स की चपेट में है। सो जस्ट लाइक पंजाब, इवन मणिपुर इज बैडली अफेक्टेड बाय ड्रग्स। ओके, और ये संगठन अपना खर्चा चलाने के लिए लोगों से टैक्सेस भी वसूलते हैं। सो यू डू एनीथिंग, कोई भी एक्टिविटी आप करिए, आपको इन लोकल इंसर्जेंट्स को पैसा देना पड़ेगा। अब ये इंसर्जेंट्स ज़्यादातर पब्लिकली इतना पॉलिटिकली इतना ज़्यादा नज़र नहीं आते, क्योंकि इनमें से कई लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज बना ली हैं या अन्य पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर लिया है, और ये खुद अब ओपनली चुनाव लड़ते हैं। और ये जब चुनाव लड़ते हैं ना, तो ये अपने इंसर्जेंट संगठनों के लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं वोट डलवाने के लिए। मान लो कि कोई व्यक्ति 10-20 साल हथियार लेकर जंगल के अंदर कमांडर बना घूम रहा था, अब वो हथियार डाल देगा काफ़ी पब्लिकली, काफ़ी शोर शराबा होगा कि वो देखो इसने हथियार डाल दिया। फिर वो अगला चुनाव लड़ेगा MLA का, और वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने पुराने ग्रुप के लोगों को कहेगा कि गाँव गाँव में जाकर बंदूक तान के लोगों को कह दो कि वोट मुझे ही दे। सो दिस इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है, इसको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी जाती है। तो ये पूरा हिस्टोरिक कंटेक्स्ट मैंने आपको दिया इस इंसर्जेंसी का। नाउ मोर और लेस ये इंसर्जेंसी कंट्रोल हो गई थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी शांति जो है वो टेम्परेरी थी। एक परमानेंट सॉल्यूशन या एग्रीमेंट अभी तक ना नागालैंड के साथ आ पाया है, ना मणिपुर के साथ आ पाया है। उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जल्दी इस तरह के एग्रीमेंट्स लेकर आएगी, और जब लेकर आएंगे तब आपको इसके बारे में हम पूरा डिटेल बता देंगे। अभी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। हमारा समुद्र मंथन जो टेस्ट है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव अ NCERT बैच फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर वेरी वीक इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये हमारे प्रीवियस ईयर के टॉपर्स को आप देख सकते हैं। पर्सपेक्टिव सीरीज को जरूर देखिए। सब्सक्राइब टू आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।